Hello everyone, welcome to Gyan Mimamsa YouTube channel. So it's our next video in the Modern Indian History series. तो हमने इस लेक्चर से पहले देखा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो किस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कमर्शियल एक्टिविटीज से कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। फिर हमने कुछ फेजेस देखे थे। फेज 1 में हमने देखा था कि जो इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेड है उसमें इंडिया के लिए अच्छा हो रहा था। दैट वाज गुड फॉर इंडिया। फेज 2 में हमने देखा था आफ्टर प्लासी ब्रिटिशर्स की जो अथॉरिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनके पास लैंड था, उनके पास टेरिटरी थी और उनके साथ उसी के साथ साथ उनके पास रेवेन्यू भी था। तो इस टाइम पीरियड पे हम देखेंगे जब इंडिया और ब्रिटेन का जो ट्रेड था उसमें ब्रिटेन का फायदा हो रहा था, ब्रिटेन का प्रॉफिट हो रहा था। और जो इंडिया के इंडिजीनियस हम कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट था या छोटे छोटे आर्टिशंस थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशन पीजेंट्स, इनका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था। और थर्ड फेज में हम देखते हैं जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है या ब्रिटेन जो है वो किस तरीके से चेंजेस आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है वहां पे, बहुत लोग काम करते हैं, कैपिटलिज्म आता है। तो ये सारे डेवलपमेंट हमने देखे थे। तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज से हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिया पर आए, सेटल डाउन हुए, और किस तरीके से हमारे ही जो रिसोर्सेस थे, हमारे ही रिसोर्सेज जो थे वो अपने यूज के लिए यूज कर रहे थे, अब हमारे ही रिसोर्सेज को, और जो जिसका इस रिसोर्सेज पे पूरा हम कह सकते हैं बेनिफिट ले सकते थे इंडियंस, उन्हें कोई भी बेनिफिट जो है नहीं मिल रहा था। तो ये पूरी स्टोरी थी थोड़ी सी कमर्शियल एक्टिविटीज की। इसी के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में भी चेंजेस लेके आ रहे थे, जिससे इंडिया, देखिए वो ऐसी ही पॉलिसी लेके आएंगे जिससे इंडिया का ज्यादा बेनिफिट ना हो, बट जो ब्रिटिश है, स्पेसिफिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा गेन हो, ब्रिटेन का प्रॉफिट हो, ये सारी चीजें जो है देखी जा रही थी। तो अगर हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में हमेशा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी रहा है, बहुत सेंचुरी से रहा है। अगर हम देखें चाहे किंग्स थे, रूलर्स थे, एंशियंट टाइम पीरियड से मिडिवल टाइम पीरियड पे एंड मॉडर्न टाइम पीरियड पे भी हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो है वो एग्रीकल्चर से ही आता था। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारी पॉलिसीज को, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को ऐसी तरीके से रिवाइज करा या फिर इस तरीके से बनाया जिससे वो अपना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके और हेवी टैक्सेस जो है वो एग्रीकल्चर पे लगा सके। तीन तरीके के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट उन्होंने, हम कह सकते हैं कि देखे, मेजर टाइप्स देखे। फर्स्ट इज जमींदारी, रैयतवाड़ी एंड महारवाड़ी। अगर हम इसका लोकेशन देखें कहाँ कहाँ पे ये सारे सेटलमेंट्स देखी गई थी, तो परमानेंट सेटलमेंट जो था जिसे जमींदारी सेटलमेंट भी कहा जाता था या फिर फिक्स्ड सेटलमेंट भी कहा जाता था, तो जमींदारी और फिक्स सेटलमेंट ये दोनों भी परमानेंट सेटलमेंट को कहा जाता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे रैयतवाड़ी एंड महारवाड़ी सिस्टम। तो ये तीनों सेटलमेंट्स देखेंगे किससे ये तीनों लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज बनाई, जिससे ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से ज्यादा टैक्स लिया और जो इंडियंस है उनके पास बहुत मिनिमम चीजें बची, स्पेसिफिकली जो ग्रास रूट लेवल पे थे, जैसे पीजेंट हो गए, स्मॉल पीजेंट फार्मर्स, उनकी पोजीशन जो थी वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई थी। क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स खुद नहीं चाहते थे किसी भी पीजेंट के पास या किसी भी फार्मर के पास रेवेन्यू कलेक्ट कर ले, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर ले। वो हमेशा क्या करते थे, एक ऐसी क्लास उन्होंने बिल्टअप की जिसे जमींदारी क्लास कहा गया। तो वो जमींदारी जो क्लास थी वो ब्रिटिशर्स के लिए रेवेन्यू जो है
लैंड रेवेन्यू जो है जनरेट करके लाते थे, विलेजेस में जाते थे, एरियाज में जाते थे। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू को इंडिया के ग्रास रूट लेवल से लेते थे। इसी के साथ-साथ ज़मींदारी जो क्लास थी, ज़मींदार की जो क्लास थी, वो हम कह सकते हैं लॉयल होती जा रही थी ब्रिटिशर्स के तरफ देखेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है ज़मींदार पे डिपेंड होते थे लैंड रेवेन्यू के लिए, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक ब्रिटिशर्स नहीं जा पाएँगे, विलेज तक, टाउन्स तक नहीं जाते थे। तो ज़मींदार एक लॉयल क्लास हो गई, क्योंकि ज़मींदार्स को भी पता है कि हम ब्रिटिशर्स को लैंड रेवेन्यू जो है प्रोवाइड करेंगे, रेवेन्यू देंगे और ब्रिटिशर्स इसका कुछ हिस्सा उनको भी प्रोवाइड करेगा, उनको कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करेगा, जिससे उनके भी बेनिफिट होंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स का भी फ़ायदा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी फ़ायदा था। जो बिग ज़मींदार्स थे, इन दोनों को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, बट सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज इन सारे सेटलमेंट्स का, ये सारे जो रेवेन्यू सेटलमेंट था, वो किसको हो रहा था? पीजेंट एंड जो स्मॉल ज़मींदार थे, स्मॉल ज़मींदार एंड पीजेंट और फार्मर, इन सबको इन सेटलमेंट से डिसएडवांटेजेस जो हो रही थी। अब जो भी ब्रिटिशर सेटलमेंट लेके आए, सिस्टम लेके आए, वो पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ठीक थे। उसमें भी कोई ना कोई जो है डिफ़ॉल्ट्स देखे गए थे, डिफेक्ट्स देखे गए थे, जिसकी वजह से ये चेंज होता गया, इसमें न्यू-न्यू इनोवेशंस जो है लेके आई गई। तो अगर हम 3 सेटलमेंट्स की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की, जिसे ज़मींदारी सेटलमेंट एंड फिक्स्ड सिस्टम भी कहा जाता था। ओके, तो ज़मींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट एंड फिक्स्ड सिस्टम भी इसे कहते थे। अराउंड 1765, आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, रिकॉल करिए 1765 में क्या हुआ था? मैं 1 मिनट 1 सेकंड का पॉज़ लेती हूँ। ओके। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होने के बाद जो दीवानी राइट्स थे, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये ब्रिटिशर्स को मिल गए थे। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे 1772 में, अराउंड 70s, लेट मी जस्ट राइट ऑल दीस थिंग्स हियर। इन 1772 जो वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने क्या करा था, जो उन्होंने इजारीदारी जो सिस्टम है वो लेके आए थे। इजारीदारी सिस्टम में क्या होता है कि जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो लैंड दे दी जाएगी और फिर वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। बट इजारीदारी सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो जिसके लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं और वो एक न्यू सिस्टम जो है लेके आता है, सेटलमेंट जो लेके आता है, जिसमें जो इजारादार था उसको कन्वर्ट कर देते हैं जमींदार में। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, फिक्स सेटलमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है फिक्स्ड, फिक्स्ड कर देंगे सारी चीजों को। तो लैंड रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करा जाएगा इससे जमींदार से, और जमींदार जो है फिर वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा जो पीजेंट है उनसे। और जमींदार जब पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ये किसको दे देगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये इन्होंने फॉलो किया। अब इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि लेट मी राइट हियर, यहाँ भी अब मुझे स्पेस मिल गया, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी कि जो जमींदार है, उन्हें बना दिया था ओनर ऑफ द लैंड। जैसे ही उन्हें ओनर ऑफ द लैंड बना दिया था, तो वो ज़मीन को या फिर जो लैंड है, उसको ट्रांसफ़र कर सकते थे, सेल कर सकते थे।
तो ये इस तरीके का देखा गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने ज़मींदार को ओनर बना दिया लैंड का, जिससे वो लैंड को ट्रांसफ़र भी कर सकते थे और सेल भी कर सकते थे। अब देखिए, अब इसमें क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन की बात की गई है, तो जो शेयर ऑफ गवर्नमेंट था या शेयर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो था इतना अराउंड 89% और जो ज़मींदार थे, उनका शेयर था 1/11। तो अराउंड 89% जो है वो शेयर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसे फिक्स्ड कर दिया था और जो बाकी था वो ज़मींदार का था। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? इससे प्रॉब्लम हुई मान लीजिए एक लैंड है, उस पे पीज़ेंट काम कर रहे हैं, तब प्रोडक्शन होगा, ज़मींदार उससे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और ज़मींदार ये रेवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी बोला था कि 89% जो है फिक्स्ड कर दिया है, ये देना ही है। अब ज़मींदार को क्योंकि 1/10% ही मिल रहा था या फिर पार्ट मिल रहा था, तो वो क्या करते थे, वो पीज़ेंट को इतना एक्सप्लॉइट करते थे ताकि इनका जो पार्ट है, वो इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये तो इतना ही देना है, बट क्योंकि ज़मींदार को अपनी अर्निंग बढ़ानी थी, इसलिए उन्होंने जो पीज़ेंट है, उसको उनको एक्सप्लॉइट किया और यहाँ पे जो है, अपना शेयर बढ़ाते चले गए। ये सारी चीज़ें जो है, देखी गई थी। उसी के साथ-साथ अब ज़मींदार पे भी तो ब्रिटिशर्स को थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सनसेट लॉ बनाया। सनसेट लॉ के अंदर क्या होता है, जो रेवेन्यू देने की डेट है, वो फिक्स कर देते हैं कि जो भी रेवेन्यू डिपॉज़िट होगा बिफोर दिस डेट, अगर ज़मींदार ने वो लैंड रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू जो है दे दिया ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी को, तो वो लैंड उसी के पास रहेगा। बट अगर वो फेल हो चुका था या फेल्ड हो जाता इस अमाउंट को चुकाने में, इस रेवेन्यू को चुकाने में, तो वो जो लैंड है, ज़मींदार की जो लैंड है, ज़मींदार को जिसका ओनर बनाया था, वो लैंड जो है अब सोल्ड हो जाएगी मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही थी। तो यहाँ पे ज़मींदार पे भी एक प्रेशर जो था वो बन रहा था और ये ज़मींदार जो प्रेशर है वो पीज़ेंट पे डाल रहा था, स्मॉल फार्मर्स पे डाल रहा था और ब्रिटिशर्स को तो अपना 89% मिल ही रहा था। ब्रिटिशर्स क्योंकि पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे पीज़ेंट पे, स्मॉल फार्मर्स पे, तो उन्हें और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे जिससे उनका शेयर बढ़े, उनको जल्दी या फिर जो ड्यू डेट है सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग ड्यू डेट से पहले वो सारा रेवेन्यू जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते। तो ये यहाँ ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए इस टाइम पीरियड पे ना इंडिया में पीजेंट रिवॉल्ट भी छोटे-छोटे पीजेंट रिवॉल्ट भी जो है स्टार्ट हो चुके थे। क्योंकि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी अगर हम कहें दीवानी राइट्स के बाद ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो उस एक्सप्लॉइट के लिए छोटे-छोटे पीजेंट रिवॉल्ट्स भी जो है हम देख पा रहे थे। और इन्हीं सारे रिवॉल्ट्स को सप्रेस करने के लिए या फिर देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इंडियन रेवेन्यू सिस्टम में, तो कॉर्नवालिस ने सोचा था कि हम एक ऐसा सेटलमेंट लेके आते हैं जिसमें हमें एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। देखिए फिक्स्ड अमाउंट भी कितना ज़्यादा है, फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा ज़मींदार अपना हिस्सा लेंगे और जो बचेगा वो पीज़ेंट का होगा। बट ब्रिटिशर्स को ये नहीं पता था कि ज़मींदार जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं जिसकी वज़ह से जो पीज़ेंट है उनके पास कोई अर्निंग नहीं रहती थी। उनके पास अपना लैंड नहीं था क्योंकि वो लैंड ओनर नहीं थे और वो अपनी ही लैंड पे सिर्फ़ टैक्स पे करते थे या रेवेन्यू पे करते हुए दिखाई देते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है परमानेंट सेटलमेंट में देखी गई। अब परमानेंट सेटलमेंट भी जो है बहुत अच्छा सेटलमेंट नहीं देखा गया क्योंकि इसमें ज़मींदार को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और जो ग्रास रूट लेवल पे पीज़ेंट एंड हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार हम रीड भी कर लेते हैं इसको, बट ओवरऑल जो है इस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी सेटलमेंट, फिक्स सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो लेके आए थे, इंट्रोड्यूस करा था 1793 में। कौन-कौन से रीजन में देखा गया? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इसमें प्रोविज़न क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्टर है ज़मींदार जो है वो फार्मर से, रैयत से या टेनेंट से जो है अ, रेवेन्यू लेगा। ओनर ऑफ द लैंड कौन था? ज़मींदार था। गवर्नमेंट को कितना शेयर जाता था? 10/11 जाता था।
और ज़मींदार के पास 1/11 बचता था, 1/11 पार्ट जो है वो बचता था। अंडर द रेगुलेशन मेड इन 1793, 1799, 1812 ज़मींदार कैन सीज़ द टेनेंट प्रॉपर्टी। ये लॉ जो है, ये रेगुलेशन के अंदर आ चुका था, जिसके अंदर ज़मींदार जो है लैंड को सेल कर सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे। ये सारी जो बेनिफिट्स है वो ज़मींदार को दे दी गई थी। बट इसी के साथ-साथ हम याद रखेंगे यहाँ पे सनसेट लॉ के बारे में भी। कि अगर सनसेट से पहले या फिर ड्यू डेट से पहले उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू नहीं दिया गया, तो जो उनकी इस लैंड है, ज़मींदार की जो लैंड है, वो भी सेल कर दी जाएगी मार्केट में। देन इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स देखी गई थी? इन विलेजेस द कल्टीवेटर और द टेनेंट फाउंड द सिस्टम ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव, क्योंकि सारा जो रेवेन्यू है, वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़मींदार को देने में ही चला जाता था। जो ग्रास रूट लेवल के पीजेंट थे, टेनेंट्स थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, क्योंकि उन्हें पहले ही ज़मींदार को जो है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रेवेन्यू पे करना पड़ता था। और उसके साथ-साथ क्योंकि ज़मींदार के ऊपर भी एक प्रेशर था कि उन्हें ड्यू डेट से पहले सारी चीज़ें देनी है, तो यहाँ पे रेवेन्यू का भी टेंशन था और टाइम का भी टेंशन था। तो ज़मींदार सारा का सारा जो एक्सप्लॉइटेशन है वो ग्रास रूट लेवल पे ही दिखा रहा था, पीज़ेंट पे ही दिखा रहा था। तो ये सारे कुछ इसके हम कह सकते हैं फॉलआउट्स थे। देन ज़मींदार के लिए क्या था, सनसेट लॉ की हमने बात करी। पहले से ही क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अराउंड 89% देना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा पहले ही ज़मींदार को जो है रेवेन्यू उन्हें देना पड़ता था। अब इस वजह से क्या हुआ, ज़मींदार जो है कि लैंड कैसी है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, फर्टाइल है या नहीं है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्रॉट, फ्लड ये सिचुएशन तो नहीं है। इन सारे ये सारे भी जो है शॉर्टफॉल देखने को मिलते थे। क्योंकि लैंड जब तक फर्टाइल नहीं होगी, अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे मानसून पे सब सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। अगर मानसून अच्छी हुई, तो क्रॉप जो है अच्छी होगी। बट अगर मानसून खराब हुई, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम देखी जाती है। बिकॉज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो फिक्स कर दिया है अमाउंट। अब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि फ्लड आता है, ड्रॉट आता है या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आती है। उनको सिर्फ़ अपनी रेवेन्यू से मतलब है। बट ज़मींदार को भी ये डर है कि उनका लैंड जो है वो ट्रांसफर ना हो जाए या फिर किसी और को ना मिल जाए। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है टेनेंट्स को, पीजेंट को देखनी पड़ रही थी। पर ज़मींदार पे भी इक्वली इतना प्रेशर जो है देखा जा सकता था। और ज़मींदार क्या करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ लैंड को उम, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, लैंड से जो रेवेन्यू ऐसे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, बट कुछ भी ऐसे इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं करते। देखिए इसमें क्या हुआ होगा, क्योंकि उन ज़मींदार को ऑलरेडी बहुत हाई रेवेन्यू जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता और उन्हें अपना भी शेयर चाहिए था। अब मान लीजिए कभी फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट पड़ गया, तो पीजेंट के पास जितना है वो ज़मींदार को देगा और ज़मींदार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। बट इस सिचुएशन में क्या होता है, ज़मींदार जो है इस लैंड की केयर नहीं करता। इसको इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लेता। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लैंड को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था। तो नेचुरली भी चीज़ें खराब थी, ज़मींदार की सिचुएशन भी ठीक नहीं थी और पीजेंट की सिचुएशन भी ठीक नहीं थी। एंड कंपनी के लिए भी ये देखा गया बहुत लॉन्ग टर्म में कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके या फिर हम कह सकते हैं ज़मींदारी सिस्टम से इनकम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। सिर्फ वर्सेस उनको लगता था कि ज़मींदार्स की इनकम जो है इंक्रीज़ हो रही है, कंपनी को उतना गेन नहीं हो रहा था। जबकि हमें पता है कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ले रही थी। तो इम्पोर्टेंट है ये, आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद रैयतवाड़ी सिस्टम सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया था सर थॉमस मुंडो ने। फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था तमिलनाडु में। देन उसके बाद धीरे-धीरे महाराष्ट्र, बेरार, ईस्ट पंजाब और कुर्ग असम में भी देखा गया था। अब देखिए रैयत वारी सेटलमेंट क्यों लेके आया गया? रैयत वारी सेटलमेंट इसलिए लेके आया गया क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें लग रहा था ज़मींदार जो है वो एक्सप्लॉइटेड है। ज़मींदार जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं सारी जो पीज़ेंट है उन पे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो लैंड ओनरशिप है, ऑक्यूपेंसी राइट है वो ट्रांसफ़र कर दिया रैयत पे। जो पीज़ेंट होते थे उनको ही ट्रांसफ़र कर दिया। बट उन्होंने ये बोला कि कोई भी फिक्स्ड अमाउंट जो है नहीं देना पड़ेगा। या कोई फिक्स्ड रेवेन्यू जो है नहीं देना पड़ेगा। टैक्स जो था अभी भी बहुत ज़्यादा था। द सेटलमेंट वाज़ नॉट परमानेंट एंड कुड बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली।
फिक्स नहीं था तो बार-बार जो है चेंज किया जा सकता था। बट इसमें भी जो है जो फार्मर्स थे, जो पीज़ेंट थे या फिर जो रैयत थे, उन्हें हाई अमाउंट में टैक्सेस जो है देने पड़ रहे थे। रैयत वारी सेटलमेंट में हम ये तो देख सकते हैं कि जो मिडलमैन था, जो ज़मींदार था, उसका रोल ख़त्म कर दिया था, उसका रोल एलिमिनेट कर दिया था एंड रैयत को ये पूरे राइट दिए गए थे कि उनके पास सारे राइट है कि वो सेल करे, ट्रांसफ़र करे अपने लैंड को। बट हाई टैक्स जो है अभी भी देखा जा रहा था। अगर रैयतवाड़ी में हम प्रॉब्लम्स देखें तो अभी भी देखा गया है कि ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज़ अ मेजर प्रॉब्लम। लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड वाज़ ऑफन मोर देन द कैपेसिटी ऑफ लैंड। जितना क्योंकि वो एग्ज़ामिन तो करते थे बट ओवर एग्ज़ामिन कर लेते थे या फिर वो एस्टिमेट लगाते थे कि ठीक है इससे हमें इतना क्रॉप जो है मिलेगा। तो वो ऑलरेडी जो है अ, सेटलमेंट को या फिर हम कह सकते हैं रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा हाई रखते थे, जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही थी। एंड यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखी गई, जो रैयत है जो पीज़ेंट है, उन्हें अलाउ तो किया था कि वो अपनी लैंड पे खुद अपने चॉइस का कल्टीवेशन जो है कर सकते हैं। बट इन प्रैक्टिस अगर हम देखें, तो इन्हें जो है फ़ोर्स किया जाता था उस लैंड पे जो है कल्टीवेट करने के लिए, जो वो नहीं करना चाहते थे। देन डोमिनेशन देखा गया महाजन्स का और मनी लैंडर्स का। क्योंकि अब जो रैयत है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे। अब मान लीजिए क्योंकि उन्होंने लैंड का असेसमेंट करा, उन्होंने बोला कि मान लीजिए 80% आपको लैंड रेवेन्यू देना है। बट उस साल जो है जो असेसमेंट है वो तो पहले हो जाएगा बट मॉनसून उतना अच्छा नहीं आया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम देखी जा रही थी। तो उन्हें जो रैयत से उन्हें महाजन से या मनी लैंडर से जो है वो लोन्स लेने पड़ते थे ताकि वो अपना लैंड को भी देख सके और रेवेन्यू भी फुलफिल कर सके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें जो है देखी जा रही थी। यहाँ पे मनी लेंडर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करते हुए दिखाई दे रहे थे। ओके। नेक्स्ट इज़ महारवाड़ी सेटलमेंट। महारवाड़ी सेटलमेंट जो है वो हॉल्क मैकेंजी 1822 रिवाइज्ड बाय रॉबर्ट मर्टिन्सबर्ग 1833 इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब, सेंट्रल इंडिया प्रोविंसेस। सो अ, इस एरिया में जो है महारवाड़ी सिस्टम सेटलमेंट जो है देखा गया था। अब ये हाइब्रिड मोड है परमानेंट सेटलमेंट का एंड रैयतवाड़ी सेटलमेंट का। तो 2 जो सेटलमेंट पहले देखा है, उनका एक हाइब्रिड मोड जो है, महारवाड़ी सेटलमेंट में हमने देखा था। इसमें क्या था, एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज, जिसे महाल कहा जाता था, उसको एक एज़ अ रेवेन्यू यूनिट जो है देखा जाएगा और ये पूरी तरह से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे रेवेन्यू को देने के लिए। देन इस सेटलमेंट में देखा गया कि एक पूरे विलेज को जो है एक यूनिट माना गया। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, जो पूरा सेटलमेंट है वो विलेज हेडमैन से देखा गया, किसी इंडिविजुअल पीजेंट से नहीं। हम कह सकते हैं एक ही हेडमैन होगा जो पूरे या फिर एक ही टैक्स कलेक्टर होगा पूरे विलेज का। तो यहाँ पे भी ये सारी प्रॉब्लम जो है देखी गई। इसमें क्या देखा गया, इनिशियली 90% बट लेटर रिवाइज्ड टू 60% नेट प्रोड्यूस दैट टू बेस्ड ऑन इनएक्यूरेट सर्वे एंड ओवर असेसमेंट। पहले जो था वो 90% के अराउंड टैक्सेस मांगे जा रहे थे बट जब सर्वे हुआ या फिर असेसमेंट हुआ तब इसको 60% तक लेके आया गया नेट प्रोड्यूस के। बट ये भी जो था सर्वे इनएक्यूरेट था या फिर ओवर एस्टिमेट जो है किया गया था। तो हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो परमानेंट सेटलमेंट लेके आई, वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट लेके आए और वो महारवाड़ी सेटलमेंट लेके आए। बट इन इन तीनों ही सेटलमेंट में ना ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दिया, ज़मींदार को बहुत बेनिफिट नहीं होता गया और ना ही जो पीज़ेंट है एंड जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें देखा गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ था, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आई थी? क्योंकि ये तीनों जो सेटलमेंट है वो कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे जो ग्रास रूट लेवल के फार्मर्स पीज़ेंट्स थे। ब्रिटिशर्स को क्योंकि टैक्स मिल रहा था, अच्छा खासा लैंड रेवेन्यू मिल रहा था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनके लिए बेनिफिट हो सकता है बट ज़मींदार या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल एनालिसिस देखें लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का, तो इसमें सिर्फ़ जो न्यू फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट ओनरशिप जो है वो बिल्टअप हो गई थी, जिसका जो बेनिफिट है सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े ज़मींदार्स को मिला, मनी लैंडर्स को मिला, क्योंकि कल्टीवेटर्स तक कोई भी इनोवेशन किया जा रहा था, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। क्योंकि उनके पास उनका लैंड नहीं था, वो अपने लैंड पे जो है लैंडलेस लेबर की तरह ही काम कर रहे थे। देन हम देखें कि विलेज जो कम्युनिटी है, उन्हें 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, जैसे लैंड ओनिंग क्लास और एक लैंडलेस पीजेंट्री। तो 2 तरीके से देखा गया।
तो 2 ग्रुप्स जो है वो बन चुके थे और जो विलेज आर्टिसंस थे वो जॉबलेस हो चुके थे क्योंकि इनका जो और उन्हें कन्वर्ट कर दिया था कन्वर्टेड इनटू लैंडलेस लेबर। तो जो आर्टिसन थे जिनके पास बहुत सारा स्किल था जिससे वो अपनी जॉब को बिल्ट अप करते थे, अब मनी को बिल्ट अप करते थे, वो सारी चीज़ें जो है खत्म हो चुकी थी। इसके साथ-साथ हेवी टैक्सेशन देखा गया, पीज़ेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है देखा गया, किसका? लोन्स का। क्योंकि उन्हें रेवेन्यू चुकाने के लिए लोन्स लेना पड़ता था, तो मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स इन सब का बेनिफिट होता गया बट जो पीजेंट्स थे, उनका बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिला। तो 2 न्यू क्लासेस भी जो है इस टाइम पीरियड पे इमर्ज्ड हुई थी, मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स की। तो इसमें हमने देखा कि कैसे 3 सेटलमेंट के बाद भी जो 3 रेवेन्यू एंड रेवेन्यू कलेक्शन के सेटलमेंट्स बनाए थे, वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिखाई दिए। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जो ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल लेके आए थे उसमें क्या-क्या इम्पैक्ट जो है इंडियन पर पड़ा या फिर इंडिया पर पड़ा। एडम स्मिथ के क्रिटिसिज्म के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राइट्स थे अबॉलिश किए गए, प्रिविलेजेस जो थे वो अबॉलिश किए गए विद चार्टर एक्ट ऑफ 1839 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिससे यूरोप में क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो पूरी तरीके से पड़ा था, इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट देखा गया। अब ये सारा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे पड़ा? कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ देखा गया और बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी जो है देखा गया। सो लेट्स सी एक-एक करके क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस की गई। तो अगर हम कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो इंडिया था वो क्या करता था पहले सेल्फ सफिशिएंट था अपने लिए जो है बनाता था अपने लिए बाय करता था सेल करता था ये सारी चीजें जो देखी जा रही थी जिससे वो प्रॉफिट गेन करता था बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा था इंडियन एग्रीकल्चर का मेन एम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना दिया था वो सिर्फ इंपीरियल कैपिटलिज्म को या कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लग गए थे तो मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग जो है कराई जा रही थी कि जो अवेलेबल है या फिर जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट पे वही सारी चीजें जो है वो फार्म की जाएगी फार्मिंग में यूज किया जाएगा कॉजेस क्या थे कमर्शियलाइजेशन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इंडिया वॉज टर्न इनटू अ रॉ मटेरियल कॉलोनी टू फ्यूल ब्रिटेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी जा रही थी इंडस्ट्री जो है वो बिल्टअप हो रही थी तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा था इसको सपोर्ट कर रहा था इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो क्योंकि इंडिया से रॉ मटेरियल या ब्रिटेन में जाता था वहां से मैन्युफैक्चर होता था और उसी के साथ-साथ इंडिया में उसको एक बिगर मार्केट भी जो है मिल रहा था। तो ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही थी। अगर हम वन वे फ्री ट्रेड की बात करें क्योंकि एक तरफ से ही फ्री ट्रेड देखा जा रहा था, इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टेड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को भेज रहा था और इंपोर्ट क्या कर रहा था फिनिश गुड मार्केट क्योंकि इंडिया की बड़ी थी मशीन गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर रहा था फिनिश गुड जो है इंपोर्ट कर रहा था अगर हम इंडिया की वर्ल्ड जीडीपी देखें फ्रॉम 24% 1700 में वो 1947 में लेस देन 2% हो गई तो कितना ज्यादा जीडीपी में भी फेल देखा गया था देन मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जैसे हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट महारवाड़ी सेटलमेंट रैयतवाड़ी सेटलमेंट इसने पीजन को इसलिए फोर्स किया इसने फोर्स किया कि वो मार्केटेबल क्रॉप्स जो है अ, वो बनाए जिससे रूरल इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हुई दिखाई दी स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कैश क्रॉप्स को प्रमोट करने की बात करते थे जिससे यूरोपियन जो टेक्सटाइल डिमांड है वो फुलफिल हो सके वो पूरी हो सके जैसे इंडिगो कल्टीवेशन जैसे हम देखें पर जर्मनी का जब सिंथेटिक इंडिगो आया था 1897 में तब जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा क्रैश हुए थे क्योंकि अब देखिए कैश क्रॉप को उगाने की बात की जा रही थी मान लेते हैं हम इंडिगो का ही एग्जांपल लेते हैं ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत ज्यादा फोर्स किया इंडिया को कि आपको इंडिगो उगाना है ताकि उनके टेक्सटाइल जो डिमांड है उसे फुलफिल कर सके क्योंकि इंडिया उसको फुलफिल कर रहा था बट जब 1897 में जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगाना स्टार्ट कर दिया इससे क्या हुआ इंडिया की जो डिमांड है इंडिया के इंडिगो की जो डिमांड है
वो कम हो चुकी थी और बहुत सारे पीज़ेंट थे, फार्मर्स थे जो अपने लैंड पर अब इंडिगो कैश क्रॉप जो है वो उगा रहे थे। जिससे क्या प्रॉब्लम होती है, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी फेल हो जाती है, वो भी कम हो जाती है क्योंकि पहले इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रॉप्स उगाई जा रही थी जिससे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बनी रही। बट क्योंकि इस पे इंडिगो एक कैश क्रॉप उगाया जा रहा था जिससे इसकी फर्टिलिटी भी कम होती गई और धीरे-धीरे करके लैंड की जो अमाउंट है जितना वो रेवेन्यू बिल्ड कर सकते थे, वो भी कम होते गए। लैंड रेवेन्यू के चलते हुए बहुत ज़्यादा जो लोन्स हैं, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। देन इसके बाद क्योंकि इंडिगो सिंथेटिक इंडिगो आ गया था, इस वजह से जो प्लांटर्स हैं, उनको क्राइसिस फेस करनी पड़ी और जिसकी वजह से वो जूट एंड टी कल्टीवेशन की तरफ जो है देखे गए या फिर वहाँ पे उन सारे एरियाज़ में देखा गया कि इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी, वो सारे फार्मर्स जो है जूट एंड टी कल्टीवेशन की तरफ देखे गए। ग्लोबल डिमांड सर्ज देखा जाए, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें अमेरिकन सिविल वॉर की, जो 1865 61 से 65 तक चली थी। इसमें क्या हुआ था, इसने इंडियन कॉटन प्राइस को बूस्ट कर दिया था जिससे जो फार्मर्स है फार्मर टू शिफ्ट टू कॉटन पोस्ट वॉर क्रैश लेड टू मास बैंकरप्ट इन बॉम्बे टेकन तो ये सारी प्रॉब्लम भी देखी जा रही थी इंडिया में तो प्रॉब्लम्स थी ही जो ब्रिटेन सारा मटेरियल रॉ मटेरियल जो था वो ब्रिटेन ले जा रहा था फिर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और फिर बड़ा मार्केट मिल रहा था बट जो ग्लोबल डिमांड थी वो भी सर्च होते हुए दिखाई जा रही थी कॉटन के प्राइसेस जो है वो बूस्ट होते हुए दिखाई जा रहे थे जिससे जो फार्मर्स हैं उन्होंने कॉटन की तरफ जो है जाने लगे क्योंकि जिसकी डिमांड होगी इकोनॉमी में जिसकी भी डिमांड होगी वहां पे लोग जाएंगे क्योंकि उन्हें भी अपना बेनिफिट चाहिए उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए बट जो पोस्ट वॉर था वॉर खत्म होने के बाद सिविल वॉर खत्म होने के बाद जो प्राइजेस थे या फिर हम कह सकते हैं जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा कम होती हुई दिखाई दी तो एकदम से हम कह सकते हैं बहुत सारा जो लाइवलीहुड है बहुत सारे जो पीजेंट है जो जिस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे उनकी डिपेंडेंसी या फिर उनका जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ दिखाई दिया अगर कमर्शियलाइज़ेशन और इंडियन पीज़न की बात करें तो इंडियन पीज़न को फ़ोर्स किया जाता था एक तरीके का क्रॉप उगाने के लिए। हार्डली जो है सरप्लस देखा जाता था क्योंकि जो ज़्यादा सरप्लस होता था वो लैंड रेवेन्यू को फुलफ़िल करने में चला जाता था। इंडियन एग्रीकल्चर वाज़ एक्सपोज़्ड टू इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड एंड देयर इन्फ्लुएंस। तो जैसे इंटरनेशनली ट्रेंड चलते थे, जैसे इंटरनेशनल सिचुएशन होती थी, उस तरीके से ही इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो देखा जाता था। अगर कहीं पे डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर क्रैश क्रॉप की, तो वो क्रैश क्रॉप जो है ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती थी, उसको ज़्यादा उगाया जाता। बट जैसे ही क्रैश क्रॉप की डिमांड कम होती थी, फेल होती थी, तो ये सारी सिचुएशन से जो है इंडियन पीज़ेंट स्पेसिफिकली क्योंकि वो सारी चीज़ें किसी क्रैश क्रॉप को उगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वो लैंड की फर्टिलिटी उस तरीके की नहीं रहती कि वो फूड क्रॉप उगा सके। तो ये सारी प्रॉब्लम भी जो है आ रही थी। इससे क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी पे क्या जो है असर देखने को मिला, इफ़ेक्ट देखने को मिला। प्रोडक्शन ऑफ नॉन कमर्शियल क्रॉप्स वाज़ रिड्यूस्ड अफेक्टेड लाइफ़स्टाइल ऑफ फार्मर्स एंड रिजल्टेड इन मैसिव बेनिफिट फॉर द ब्रिटिशर्स क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने ही फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे और जब ऐसे ही चीज़ें फुलफ़िल हो रही थी तो उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा था बट जो ग्रासरूट लेवल पे पीज़ेंट थे, ज़मींदार थे, स्मॉल पीज़ेंट थे, रैयत थे, उनका लाइफ जो है वो डिप्लॉयड होता हुआ दिख रहा था। स्पेसिफिकली अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो जो आर्टिशन्स थे, जो हैंड से सारी चीज़ें बनाते थे, मशीन गुड आने के बाद उनका भी डिमांड जो है उनकी जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा कम होती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी कमर्शियलाइज़ेशन के अंडर। तो कमर्शियलाइज़ेशन में हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है स्पेसिफिकली पीज़ेंट्स, ज़मींदार्स को फेस करनी पड़ी थी। अब हम देखेंगे और कौन-कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जिसकी वजह से इंडिया के और जो ग्रुप्स थे और जो एरिया था, वहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को मिली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। सो नेक्स्ट इज़ डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इम्पोर्टेंट है। देखते हैं डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का पहले हम देखते हैं कि मतलब क्या होता है, देन हम देखेंगे इंडिया पर किस तरीके से डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन किया गया और क्या-क्या इससे प्रॉब्लम्स जो है इंडिया को देखने को मिली। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर अभी मैं आपके सामने ये वर्ड लिखूँ इंडस्ट्री, तो हम सबके माइंड में क्या आता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी,
उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स होंगी। उन मशीन्स होंगी, उन मशीन्स में रॉ मटेरियल डाला जाता होगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनते होंगे और फिनिश गुड्स से जो भी गुड होता है उसे सेल किया जाता होगा। यही डेफिनेशन हम देखते हैं इंडस्ट्री की, अगर हम आज की भी बात करें। बट उस टाइम पीरियड पे जब या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो इंडिया में तो इंडस्ट्री थी ही नहीं। अगर हम बहुत लॉजिकल देखें, इंडस्ट्री तो थी ही नहीं, फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकता है इंडिया में? फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हम इस वर्ड को भी तोड़े तो इंडस्ट्री तो थी नहीं, बट यहाँ पे जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं लेंगे। इंडस्ट्री मतलब, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर हम देखें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी एंड इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से भी, तो इंडस्ट्री का मतलब होता है वो जगह जहां पर रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल को यूज करके उसे मैन्युफैक्चर करके एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस जहाँ होता है उसे इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडिया में ये सारी चीजें हो रही थी, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे थे, बट ये विदाउट मशीनरी हो रही थी या विदाउट मशीन्स हो रही थी। ये किससे हो रही थी? ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो यहाँ मशीन का एब्सेंस था, बट हाथ से जो सारी चीजें बनाई जा रही थी उसका प्रेजेंट था। तो ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स आने से क्या प्रॉब्लम हुई? Just give me a second. Let me just add more space for myself. Yeah, I think it's enough. Okay. तो ब्रिटिशर्स आने से क्या प्रॉब्लम हुई? ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या करा, ये पूरा मार्केट जो इंडियन मार्केट था उसे कैप्चर करा। इस इंडियन मार्केट में जो इंग्लिश या ब्रिटिश मशीन मेड क्लोथ्स थे, उसको इस इंडियन मार्केट में जो है भेजना स्टार्ट किया। और जितने भी फिर यहाँ पे इंडस्ट्री थी, या कॉटेज इंडस्ट्री थी, या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे, उनके जो भी आर्टिशंस थे, उनका जो पूरा हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट है, वो डिस्ट्रॉय करते गए। तो इन आर्टिशन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिस्ट्रॉय हुआ। मशीन गुड्स ने जो है इंडियन मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया था। तो इस वजह से जो इंडस्ट्री है, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज एंड मेटल बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्रीज थी, वो डिस्ट्रॉय हुई। डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये जो इंडस्ट्री थी इंडिया में, वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दी, और इस पूरे प्रोसेस को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस टाइम पीरियड में। तो लेट्स सी, एक बार हम रीड भी कर लेते हैं। So deindustrialization, the term Indian economic deindustrialization refers to period of decline in industrial base activity in Indian economy lasted from 1757 to 1947, जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली। दो अगर इसके कॉजेज देखे जाए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ पैट्रोनेज बाय प्रिंसेस एंड नोबिलिटी। अब देखिए, जो भी हैंडीक्राफ्ट से या फिर कॉटेज इंडस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत हम कह सकते हैं डेलिकेट मटेरियल बनाया जाता था, कोई भी क्लॉथ बनाया जाता था, क्योंकि एक क्लॉथ को बनाने में या फिर एक पीस को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि ये सारा काम जो है हाथ से हो रहा था। बहुत हर जो क्लॉथ थी उसके डिजाइन यूनिक थी, हर डिजाइन के पीछे बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनका काम लगता था, बहुत टाइम टेकिंग भी ये सारा प्रोसेस था। तो इन सब चीजों के लिए वो चाहते थे वो अच्छे से अच्छी चीजें बनाए, ताकि इनको पैट्रोनेज मिल सके, नोबिलिटी को दे सके, या फिर जो उस टाइम पीरियड पे राजा महाराजा थे उनको दे सके, ताकि इनके जो काम है उनको भी अच्छा पैसा मिले और इनका काम जो है बढ़ता भी जाए। तो इस टाइम पीरियड पे ये भी कम होता हुआ दिखाई दिया था। देन देखा गया था
न्यूली इंट्रोड्यूस रेल नेटवर्क से क्या हुआ, जो मशीन गुड्स है ब्रिटेन का, वो विलेज विलेज तक पहुंचने लगा। अब बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी जो है मशीन गुड्स के लिए मिल चुकी थी, जिससे जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीजें थी, वो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं जनरेट कर पाएगी, क्योंकि ज्यादातर ये लोग किस पे डिपेंड थे कि ये अपना जो इम्पोर्टेंट चीजें, डेलिकेट चीजें जो बना रहे हैं हाथ से, वो या तो प्रिंसेस को, नोबिलिटी को, या कोई बड़े जो मर्चेंट्स है उनको देंगे, क्योंकि ये कॉस्टली भी होते थे। ये भी याद रखेंगे, ये कॉस्टली भी होते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्कफ़ोर्स भी लगता था, उसके साथ-साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, एंड ये डेलिकेट भी होते थे, तो इसलिए कॉस्टली होता था। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम इंडिया से बाहर जो है इसे एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि ब्रिटेन में पहले इसकी बहुत डिमांड थी। तो इसलिए ये इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो आर्टिसन हैं, वो इसे एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में। बट जब ये सारी चीज़ें होने लगी, जब डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ने लगा, या फिर मशीन गुड्स देखने को मिला, तो आर्टिसंस या हैंड क्राफ्ट से जो बनाते थे, कॉटेज इंडस्ट्री में जो सारी चीज़ें बनाते थे, उनकी डिमांड भी धीरे-धीरे कम होती गई, और इनके नेटवर्क जो थे, उतने नहीं थे जितना एक मशीन गुड्स का था, क्योंकि रेल नेटवर्क ब्रिटिश लेके आए थे। वो चाहते थे कि इंडिया के विलेजेस तक जो है मशीन गुड्स पहुँचते रहे, या पहुँच सके। देन अगर हम कुछ फीचर्स देखेंगे, तो वन वे फ्री ट्रेड देखने को मिला था, जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी गई इंडिया में। चीप एंड मशीन मेड इंपोर्ट्स फ्लडेड इन द इंडियन मार्केट आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, allowing one way free trade for the British citizen. Hence, from being a net exporter, India became a net importer. इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि इंडिया, मान लीजिए ये ब्रिटेन है, यहाँ से जो भी सामान जाता था, मान लीजिए कि कोई भी कॉटन का टेक्सटाइल से रिलेटेड, मान लीजिए कॉटन जा रहा है, क्योंकि कॉटन का डिमांड बहुत है, कॉटन से बनी हुई चीज़ें का। बट इस पे जो है बहुत ज़्यादा टैक्स या टैरिफ जो है लगा देते थे। बट यहाँ से जो गुड्स आता था, जो मशीन मेड था, उस पे कोई ट्रेड नहीं लगता था, वो फ्री था। तो इंडिया में आके वो और ज़्यादा सस्ता होके जो है यहाँ पे सेल होता था। बट यहाँ से, इंडिया से जो भी सामान जा रहा था, जो भी टेक्सटाइल जा रहा था, जो भी कॉटन का, या फिर हम कह सकते हैं कि फिनिश गुड जाता था, उस पे टैरिफ लगता था, ट्रेड लगता था, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटेन में जाके ये सारी चीज़ें और ज़्यादा कॉस्टली जो है हो जाती थी। वैसे ही ऑलरेडी बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत मैन पावर लगती है, डेलिकेट होता है, बनने में बहुत टाइम लगता है, और इसके ऊपर से इस पे टैरिफ भी लगाया जाता था, जिसकी वजह से ये मटेरियल जो है यहाँ जाकर और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था, और ये ऑलरेडी मशीन गुड था, और इस पे कोई टैरिफ भी नहीं लग रहा था, तो इंडिया में जाके ये और ज़्यादा चीप हुआ, और ज़्यादा कम पैसों में सेल होने लगा, और इंडिया के बहुत सारा जो नेटवर्क है, मार्केट है, उसमें फ्लडेड देखा गया, बहुत ज़्यादा जो है देखा गया। अब आफ्टर 1813, जहाँ हम देखते थे कि इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर था, अब इंडिया क्या है, नेट इंपोर्टर बन चुका था। इस तरीके से जो है पूरा साइकिल चेंज हो चुका था। देन नेक्स्ट है रूरलाइजेशन। इट मीन्स कि मान लीजिए इंडस्ट्री है, अगर हम बेसिक देखें कि क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में अगर हम देखें, तो क्या होता है कि विलेजेस से जो लोग हैं, आर्टिसन हैं, वो सिटीज में जाते हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ हम जाते हैं, इसलिए कि हमें काम मिले, जॉब मिले, ये सारा प्रोसेस होता है। बट ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, अर्बनाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं टाउन से, सिटीज से लोग वापस जो है विलेज की तरफ जा रहे थे। तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, ब्रिटिश एरा में ये सारी चीजें हो रही थी। अब इससे प्रॉब्लम क्या-क्या हुई? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये सारी प्रॉब्लम्स आई। इसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए जो आर्टिस्ट है, आर्टिशियंस हो गए, क्राफ्टमैन, या फिर वीवर्स,
क्योंकि ये सब टाउन्स में आए थे, सिटीज़ में आए थे काम करने के लिए ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। अ, बट जैसे ही ब्रिटेन का हम कह सकते हैं फिनिश गुड्स मार्केट में आता है, तो ये भी धीरे-धीरे जॉबलेस होने लगते हैं। और क्योंकि इनके पास कोई जॉब नहीं है, तो ये धीरे-धीरे क्या करते हैं, टाउन्स में रहने का उनके पास कोई जॉब नहीं बची, उनके पास कोई काम नहीं बचा, तो धीरे-धीरे टाउन्स को छोड़ के वापस अपने विलेजेस में जाने लगते हैं। अब विलेजेस में जाके वो क्या करेंगे? विलेजेस में जाके उनके पास सिर्फ़ एक ऑप्शन है, वो क्या ऑप्शन है? एग्रीकल्चर का। अब वो एग्रीकल्चर करेंगे। अब इससे क्या हुआ? पूरा एक प्रोसेस है कि ये सारे लोग जब टाउन्स में गए थे, तो एग्रीकल्चर को करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे लोग थे, बट क्योंकि इनके पास अब जॉब नहीं है, फिर से एग्रीकल्चर करने के लिए विलेजेस में आए हैं। तो इससे क्या होगा? एक शिफ्ट देखने को मिला फर्स्ट कि टाउन टू विलेजेस, इसकी वजह से जो अर्बन सेंटर्स थे, वो भी डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो लैंड है, उसपे ओवरबर्डन आ गया। अब जहाँ पे सिर्फ़ 5 लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ उस काम को करने के लिए 10 लोग ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। तो यहाँ पे जो है ओवरबर्डन देखा गया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है बर्डन देखा गया। जिसे हम डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो मान लीजिए जो लैंड है, जहाँ पे खेती करनी है, वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा जो है लोग जुड़ चुके हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम भी जो है देखी जा रही थी। क्योंकि उनका जो प्रोफ़ेशन है वो अबंडेंट हो गया था, उन्हें विलेज से जाना पड़ा, विलेज की तरफ जाना पड़ा और एग्रीकल्चर करना पड़ा क्योंकि उनका जो मेजर सेक्टर था, वो ओवरबर्डन देखा गया इन सारी चीज़ों के वजह से। देन लास्ट हम देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ से क्या समझते हैं हम? अगर हम ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिंपल सा मीनिंग समझे तो इसका मीनिंग था इंडिया से रिसोर्सेस, इंडिया के रिसोर्सेस और मनी, सोर्सेस और मनी या कैपिटल दोनों ही ब्रिटेन जा रहे थे, बट इंडिया को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इंडिया को कोई बेनिफिट इससे नहीं मिल रहा था, पर इंडिया का जितना भी रिसोर्स है, जितना भी मनी है, जितना भी कैपिटल है, अ, वो सारा का सारा ब्रिटेन जा रहा था। इंडिया को कोई भी इकोनॉमिक रिटर्न या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट हम नहीं देख पा रहे थे, हमें नहीं देखने को मिला था। ना ही इकोनॉमिक, ना ही कोई मटेरियल बेनिफिट। ये दोनों ही बेनिफिट जो है हमें नहीं मिल रहे थे। हमारा सिर्फ़ जो पैसा है, हमारा जो सिर्फ़ कैपिटल है, रिसोर्स है, वो ब्रिटेन तक जा रहा था। ब्रिटेन जितना भी पैसा यूज़ कर रही थी, रिसोर्स यूज़ कर रही थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेनिफिट्स को कंप्लीट करने के लिए कर रही थी। जैसे हम देख सकते थे इंडिया की अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड पे, तो एक तो इंडिया पे एक्सटर्नल रूल था, एडमिनिस्ट्रेशन भी जो था एक्सटर्नली ऑपरेट हो रहा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है उस तरीके से इंडिया में जो है रूल्स बनेंगे। ये सारी चीज़ें जो है देखी जा रही थी। जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम हो रहा था, जितने भी लोग काम कर रहे थे, आर्मी एक्सपेंस जितना भी था, वो सारा का सारा ब्रिटेन जो है इंडिया से ही पे करा रहा था। जितने भी उनके काम है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, चाहे आर्मी से रिलेटेड काम हो, चाहे उनके ही लोगों को पैसे देने की बात हो, वो सारा जो एक्सपेंस है वो इंडिया के जो टैक्स पेयर थे, इंडियंस जो थे वो ही पे कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। देन इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जो थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करके रख दी थी। इंडिया के पास खुद को इमर्ज करने का कोई भी हम कह सकते हैं मौका नहीं दिया जा रहा था। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आ रही थी। इंडिया में अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स ने रेलवे, रोड्स ये सारी सर्विसेज़ लेके आ रहे थे बट इन सब का क्या मोटिव था? इन सब का मोटिव था कि किस तरीके से ब्रिटेन जो है वो पूरे इंडिया में कैसे एक्सपैंड हो सके। उनका एक ही मोटिव था किस तरीके से एक्सपैंड हो सके, किस तरीके से रॉ मटेरियल जो है वो ईज़िली ब्रिटेन में हम एक्सपोर्ट कर सकें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए रोड का कंस्ट्रक्शन, रेलवे का कंस्ट्रक्शन जो है
किया जा रहा था। देखा गया इंडिया का जो वेल्थ है वो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, शिपिंग कंपनीज इन्हें भी जो है पे किया जा रहा था। कंपनी का जो रेमिटेंस था वो भी इंडिया के ही पैसों से किया जा रहा था। तो इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को क्रिटिसाइज करते हुए दादा भाई नौरोजी ने अ, एक जो उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें भी मेंशन किया है ड्रेन ऑफ वेल्थ को। ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या था कि जितना भी इंडिया का मटेरियल है, रिसोर्स है, पैसा है, वो ब्रिटेन जो है अपने लिए यूज कर रहा था और इंडिया को उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ये सारी चीजें हो रही थी। अब इससे क्या होगा, जैसे ही इंडिया के पास क्योंकि इतना रिसोर्स है, इतना पैसा है, बट क्योंकि उसके इंडिया के लिए खुद के लिए यूज नहीं हो पा रहा, तो प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही थी धीरे धीरे इंडिया में। स्पेसिफिकली अगर हम पीजेंट की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा वो पेमेंट देते थे, टैक्स देते थे, स्टिल उनकी जो कंडीशन थी वो वर्सन होती जा रही थी। बर्डन जो है सबसे ज्यादा पीजेंट पे ही पड़ता था, स्मॉल पीजेंट्स पे ही पड़ता दिखाई दे रहा था। इट ड्रेन इंडिया ऑफ इट्स प्रीशियस कैपिटल। दिस कुड हैव अदरवाइज बीन इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें भी हो सकती थी। Drain of wealth was used for financing industrial revolution in England, and it also the reason why industrial revolution did not take place in India, क्योंकि ये सारा जो वेल्थ है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बिल्टअप करने में कर रहे थे। अगर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बिल्टअप होने में नहीं होता तो इंडिया में ये सारे काम हो सकते थे। बट क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया, इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आ गया। अगर ब्रिटेन के साथ-साथ इंडिया में आता तो इंडिया भी तो प्रोग्रेस करता, इंडिया में भी तो फिनिश गुड्स बनते मशीन मेड, फिर इंडिया का जो मार्केट है वो उसी फिनिश गुड के लिए फुलफिल करता। बट क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं लेके आया गए, मशीन गुड्स जो है नहीं लेके आए, मशीन नहीं लेके आई, ताकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सारी चीजें जो है बनती जाए, फ्लरिश होती जाए और इंडिया बस एक मेयर मार्केट जो है इन इंग्लिश गुड्स के लिए या फिर मशीन गुड्स के लिए बनता रहे। तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हमने जैसे लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज देखी, देन हमने कमर्शलाइजेशन का देखा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, ड्रेन ऑफ वेल्थ देखा। तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चला है कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स जो है देखी गई थी और ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक ओनली मोटिव था कि इंडिया से रिसोर्सेज तो हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें और वो एक्सट्रैक्टेड सोर्सेज या फिर मनी या कैपिटल हम किस तरीके से ब्रिटेन की डेवलपमेंट में यूज करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका मोटिव था। तो यही मोटिव को फुलफिल करने के लिए जो इंडिया है एंड जो इंडियंस है वो एक्सप्लॉइट होते रहे, उनका लैंड एक्सप्लॉइट हुआ एंड उनकी लाइफ भी जो है वो खराब होती हुई, डिटरॉइट होती हुई दिखाई दी। तो इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज में ये सारी प्रॉब्लम्स थी और इस तरीके से सारी पॉलिसीज जो है बनाई गई थी। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे और कमेंट डाउन करेंगे इसके आंसर। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड है, इजी है, करके देखिएगा आप। विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ कॉर्नवालिस, first is under the Rayatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Second is under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed from the zamindari. Sunset law याद करिए इसके लिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है, प्लीज राइट डाउन दिस question. Okay. See you soon. Have a good day. Thank you. And if you like this video, please do share, like, comment, and subscribe to Gyan Mimamsa YouTube channel.